हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी नवरात्रि फर्स्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जब भी ये वीडियो है तो आप ज़रूर मेरी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट करें। तो हमने इस सीरीज़ में अब तक एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल्स ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल से मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने तुमको ये बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था ना उसी को हम लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, बस इसमें हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉरी जो वेरिएबल्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। वेरिएबल्स इन द सेंस मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वेरिएबल मैंने तुमको बताया कि ऐसे जैसे मैंने मान लो लीनियर पॉलिनोमियल तुमको ये बताया था ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं वेरिएबल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा रूल ऐसे बढ़ जाएगा। लीनियर इक्वेशन जो वो होगा ना फॉर्मेट, वो इस तरह का होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी और माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, वॉट एवर सूट्स टू यू। ठीक है, इस तरह का होगा। चलो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th। अच्छा, तुम लोगों की बोर्ड्स प्री बोर्ड्स आ गए क्या स्कूल में? प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं ना अभी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। माशाल्लाह मेरी हैंडराइटिंग भाई, मैं जानता हूँ कैसे लिखता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन में तुमने किस मैथड्स ही पढ़े होंगे जिनमें हमारा एक तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, एक एलिमिनेशन हो जाता है टू फाइंड एक्स निकालने के लिए। ठीक है, और एक ग्राफिकल मेथड आ जाता है। और हाँ, एक हम इसमें नेचर ऑफ लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ लाइन तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। उसके बाद में ये भी शायद फर्स्ट एक्सरसाइज का ही मैटर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में ग्राफ में एक बार चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, कि मुझे बुक में क्या है, कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे सच में नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड और नेचर ऑफ लाइंस ये दोनों मिला के तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज बना रहे हैं एनसीईआरटी की 3.1। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जो है वो तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2 है, क्योंकि इसका मेरे को ध्यान है, और एलिमिनेशन जो है वो तुम्हारी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो हम वैसे ही चलेंगे जैसे हमने पॉलिनोमियल्स किया था, पूरा डिटेल से खत्म करेंगे, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे। हर चीज़ का मैं तुमको रीज़न बताऊंगा जिससे तुम्हारा बेस जो है ना वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस आगे जाके तुम्हारे बहुत काम आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब उस टाइम पे अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे ना कि यार कोफिशिएंट क्या होता है, या फिर किसी बच्चे को छोटी मोटी चीज़ें नहीं पता होंगी तो बहुत दिक्कत आएगी, उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा सारा। ठीक है, तो चलो ग्राफिकल मेथड का मोर और लेस मैं तुमको व्यू पॉलिनोमियल्स में दे चुका हूँ, मोस्ट प्रोबेबली पूरा दे चुका हूँ। कैसे एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की, जैसे मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कैसे हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस वाई अपॉन 2 आएगी। ठीक है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली किया करो, इसको इधर माइनस में भेजना है, इसको उधर डिवाइड में भेजना है। ठीक है, इतना माइंडसेट बनाओ अपना। तो 7 माइनस वाई और ये अपॉन में 2। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा। फिर हम एक इस तरह का बॉक्स बनाते हैं, उसमें x और y लिखते हैं। यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करूँगा तो मतलब y की इशारों पे x नाचेगा। तो अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे तुमको बेसिकली मान लो 7 पुट कर देता हूँ, तो 7 माइनस 7 0, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। और अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे मान लो अपन को, हाँ एक चीज़ और, वैल्यू ऐसी पुट करनी से तुम्हारा पूरा वैल्यू नंबर निकल के आए। जैसे मान लो y का वैल्यू मैंने 7 रखा, तो 7 माइनस 7 0/2 मेरे को दिख रहा था कि एक नंबर निकल के आ जाएगा, अच्छा है वैल्यू। ठीक है,
अब मैं इसके अंदर ऐसी वैल्यू रखूंगा ना जिसको इसको सॉल्व करने पे मेरे को यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाला नंबर मिले ऊपर, तो वो y की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो 7 - 1/2 कितना हुआ, 6/2 कितना 3 नहीं हुआ क्या? इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, फिर ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसमें इनको प्लॉट करते हैं। 0 है x और y 3 है, तो मान लो इधर होगा 0 3 और अपना सॉरी 0 7 है, इसको इधर ले लो 0 7, ठीक है। और मान लो दूसरा क्या है 3 1 है, तो x की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 3a1 हो गया। अब मैं इसको ऐसे करके जो लाइन बनाऊंगा ये इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये वाली जो लाइन है। तो यहाँ पे मैं एक नोट डाल दूंगा कि 2x + y = 7, काइंड ऑफ ऑल दैट ये सारा कर चुके हैं हम, ठीक है। और जिसने अगर पहले मिस किया है उसको समझ में नहीं आया, तो अभी मैंने बहुत धीरे धीरे समझाई ये चीज़ें, ठीक है। इनको डिटेल में बता देता हूँ अभी वैसे, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा तुमको कुछ करने की जरूरत है, इसके अंदर बहुत ईजी है, ठीक है। तो तुमको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा, पहला ग्राफिकल मेथड और नेचर ऑफ लाइंस, ये दोनों मिलकर तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंस्टिट्यूट करती हैं, ठीक है। फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा वो तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज कंस्टिट्यूट करती है, और जो एलिमिनेशन मेथड होगा वो तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज कंस्टिट्यूट करती है। 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर में, और उसके बाद में चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। वाह, चलो सबसे पहले पढ़ने वाली चीज़ क्या है, देखो मैं तुमको एक चीज़ बता के बोर नहीं करना चाहता वापस, फिर से मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशंस। चलो एक चीज़ बता दूँ तुमको, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, अबे तेरे को क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती थी, डिग्री 2 होती थी, इसलिए इसके रूट्स 2 आते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे a1x रहेगा, b1y रहेगा और c1 रहेगा, a2x रहेगा, b2y रहेगा और c2 रहेगा। पहले तो इन वर्ड्स का मतलब समझो, लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर 1, इनकी सब की पावर 1 रहेगी, कोई भी स्क्वायर में नहीं रहेगा, ठीक है। इक्वेशन का मतलब पता है, इक्वल टू आना चाहिए, और वो चाहे इधर आए या फिर मैं इसको उधर भेज के लिख दूँ। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब एक वेरिएबल तो x रटा हुआ है, दूसरा y और डालो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, समझ रहे हो। इसमें एक मिनट डाल लेता हूँ। देखो जैसे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये तुम्हारा इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, ठीक है। अब इसका अपने को काम क्या है, ये अपने काम आएंगे, जैसे उसमें अपने a और b और c काम आ रहे थे फॉर्म में डालने के लिए, इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पे एक नेचर ऑफ लाइंस करके टॉपिक आता है, जो मैंने अभी लिखा है मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने, ठीक है। एक होता है नेचर ऑफ लाइंस। अच्छा, ये इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ इसको मैं बोर्ड पर, ठीक है। देखो अच्छा, ये बताने का मेरा क्या मतलब था कि डिग्री 2 होती है तो वैल्यू 2 आती है, इसमें डिग्री 2 नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर वैल्यू 2 आएंगी, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल 2 हैं, x और y दोनों की वैल्यू आएगी। और एक चीज़ याद रखना, तुमको जितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है ना, उतनी तुमको इक्वेशंस चाहिए होती हैं लीनियर इक्वेशन के केस में। इन द केस ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनकी डिग्रीज 1 होती हैं, the more the variables, the more equations are needed or required to extract the values। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y आ रहे हैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स, अच्छा 3 वेरिएबल्स भी आती है कभी कभी, वो बता दूंगा कब आएगी, शायद RDRS में क्वेश्चन होगा, और नहीं हुआ तो बहुत किस्मत वाले हो तुम, तुम्हारे 10th में नहीं आएगा। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो मेरे को इक्वेशन में 2 चाहिए होगी, जैसे a1x, सॉरी मैं नंबर लिख देता हूँ, 3x + 4y = 7। इस एक ही इक्वेशन से मैं x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है।
मेरे को दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हर जगह दो इक्वेशन होती हैं क्वेश्चन में। दिमाग लगाया? अगर x y और z कहीं दे देगा तुमको आगे जाके जो 11th मैथ्स लेने वाले हैं तो उनके लिए फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी और थर्ड इक्वेशन होगी, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और वो इसी फॉर्म की होंगी, लीनियर इक्वेशन से होंगी, उनसे उनको x y और z तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो द मोर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स द मोर द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल्स। ठीक है, 3x + 4y = कुछ हो गया, मान लो 6x + 2y = कुछ, यहाँ पे मान लो 25 हो गया। अब इनसे x और y की वैल्यू तब निकलेगी जब दो इक्वेशन होंगी, अगर एक ही इक्वेशन होती तो नहीं निकलती। समझ गए? ये लीनियर इक्वेशन का एक बेसिक सी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ तुमको। ये होती है लीनियर इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है। अब लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, इनसे अच्छा तुमको पता ही है, इसको अपन लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ में कर सकते हैं, तो लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ग्राफ में, तो वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में तुम्हारी एक चीज़ आती है, वो क्या है? वो चीज़ है बिहेवियर ऑफ लाइन्स या फिर नेचर ऑफ लाइन्स। ठीक है, जो मैं तुमको समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझ लेना उसको। उसकी कंडीशन होती है, वो चेक करनी पड़ती है वो कंडीशन। ठीक है, देखो बात ध्यान से, बिहेवियर और नेचर ऑफ लाइन्स। अच्छा, लाइन्स किस फॉर्म में होती हैं? a1x + b1y = c1 या फिर +c1 = 0। सिमिलरली a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, लाइंस का नेचर क्या होता है बताओ मेरे को। अगर दो लाइंस है, अच्छा सिंगल लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है 2 पॉइंट्स वाली, ठीक है, लेकिन अगर लाइंस दो हैं तो ये दो लाइंस मिलके क्या कर सकती है बताओ मेरे को। 3 कोई मैक्सिमम कंडीशंस बताओ। या तो ये लाइंस पैरेलल हो सकती है एक दूसरे से, जैसे मान लो इधर भी अगर 5 का डिस्टेंस है, इधर भी 5 का डिस्टेंस है, या तो एक दूसरे से पैरेलल हो सकती है, या फिर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे मान लो ए हो गया, बी हो, ए बी, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, अगर पैरेलल भी नहीं है या इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर क्या पता एक के ऊपर एक हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, तो ये 3 तरह की कंडीशन होती है। अब इन 3 तरह की इक्वेशंस को फाइंड करने का अब उनको देगा नहीं, वो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा कि बताओ ये कौन सी तरह की इक्वेशन है, कौन सी तरह की लाइंस बनेंगी इनमें, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर दो लाइंस का बिहेवियर क्या हो सकता है एक दूसरे की तरफ, वो देखो, या तो वो पैरेलल हो सकती है, या वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर सकती है। ठीक है, तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमारे पास आएगा कि फाइंड द बिहेवियर और नेचर ऑफ लाइंस। ठीक है, और तुमको सिर्फ इक्वेशन दे देगा दो लाइंस की। जैसे मान लो इस तरह की वो इक्वेशन होंगी जहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कोई ना कोई नंबर होंगे, उनको तुमको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसाइडिंग लाइन है। ठीक है, अब इन तीनों की कंडीशंस हम इनके थ्रू ये कैसे पता लगाएंगे वो देख लो। सिंपल सी चीज है, इनमें 3 कंडीशन हो सकती है, देखना ध्यान से। एक हो सकता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अच्छा सर ये अपॉन में कैसे आ गए? ये हम बेसिकली रेशियोज चेक करते हैं, रेशियोज समझते हो ना, a/b। ठीक है, नेचर ऑफ लाइंस इज डिटरमाइंड बाय रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स। आई होप सबको नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा हो तो मैं रिपीट कर देता हूं। नेचर ऑफ लाइंस इज डिटरमाइंड बाय द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स, मतलब कोफिशिएंट कौन से हुए, इनके कोफिशिएंट नापेंगे, इनके x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और ये वाला, इन्हीं के तो कोफिशिएंट देखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या हुआ a1,
A2, इसका कोफिशिएंट B1 B2, इसका कोफिशिएंट C1 C2, इनको अपॉन इनके रेशियो निकालने हैं हमको, और इन रेशियोज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है, ये कोइंसिडिंग लाइन है, या फिर ये तीसरी कौन सी थी भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो चलो पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन कौन सी है, जब तीनों ही रेशियोज बराबर, व्हेन A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू ईच अदर। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट क्या होगा आज मेरे, कोइंसिडेंट लाइंस ये कहलाती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये वाली एक के ऊपर एक वाली, समझ गए जो मैं कर रहा हूँ, मेरे मार्कर नहीं चल रहा। कोइंसिडेंट लाइंस इनको क्या बोल सकते हैं, एक चीज़, इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को मैं SOL/n लिख दूंगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनके याद रखनी ये चीज़ें। कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट क्यों होते हैं, क्योंकि तुम अगर रेशियो ही बराबर आ रहा है तो तुम कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा x और y की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। ये एक का दुक्का से अलग आने वाली है, जितने से रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उतने से x और y की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन तुम्हारे मतलब की बात इतनी सी है कि ये वाला रेशियो अगर ये पेयर बनता है तो ये लाइन्स हैं, ये लाइन्स हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। चलो पहले पेयर्स लिख देता हूँ मैं। दूसरा पेयर है, अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, C1/C2, ठीक है, ये वाला केस हो। और तीसरा केस है तुम्हारा, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ध्यान से देख लेना, 3 केसेस है, ठीक है। देखो इनके मैं तुमको प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं, चलो तुमको एक वैसे बता देता हूँ मैं, फटाफट सही देख लो वरना कंफ्यूज होगे। एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ पे अगर 2 लाइंस की मैं कंडीशन की बात करूँ, ये 2 लाइन्स है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इन लाइन से सॉल्यूशन कौन सा है, जहाँ पे दोनों मीट कर रही है ना, इसको बोलूँगा कि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x और y की वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। अब देखो इसी केस में तुम कोइंसिडेंट लाइन को लो। कोइंसिडेंट लाइन में तुमको क्या बताया कि एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन मान लो ऐसी ही है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, हम एक पॉइंट को जो सॉल्यूशन मानते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो पूरी टाइम ही एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग ही है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे 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 ले लो, सॉरी, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स निकाल लो, इसीलिए इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली लाइंस बोलते हैं। समझ गए, अब समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, ये कंसिस्टेंट होती हैं। अब सर कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, एनी पेयर ऑफ लाइंस दैट गिव्स अस अ सॉल्यूशन, इट डजंट मैटर वेदर द सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट और अ यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं या सॉल्यूशन सिर्फ एक आ रहा है, बस सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर कोई सी भी तरीके की लाइन हमको सॉल्यूशन दे रही है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट उसी बच्चे का आता है ना जो कंसिस्टेंट होता है, जो रोज पढ़ता है, ठीक है, तो इसीलिए इनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। ऐसे रिलेट कर लो इस चीज को, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, ठीक है। दूसरे पे आओ। अच्छा, ये वाला जो पेयर होता है ना, ये होता है पैरेलल लाइंस का। सुनना ध्यान से, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशंस होती हैं, इसको तुम याद कर सकते हो पिंस से, PINS, जिससे तुम्हारा तीनों का जो होगा ना वो समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसका पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट मैंने लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाओ कि पैरेलल लाइंस कभी सॉल्यूशन नहीं देती, नो सॉल्यूशन आता है इसका आंसर। एन का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, ठीक है, एन और एस का मतलब 2 का मतलब, ठीक है। तो मतलब पैरेलल जो लाइंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट भी होंगी
इनको इनकंसिस्टेंट लाइन से बोलेंगे, इनको कंसिस्टेंट लाइन से बोलेंगे, और इनको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब इन लाइन से आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसीलिए तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ पास होते हैं ना, वो सिर्फ पास क्यों होते हैं? क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर बेस पे छोटा छोटा टाइम नहीं देते हैं, उनको पूरी रात जागना होता है और अगले दिन पेपर देना होता है, फिर पेपर में वो कचरा करके आते हैं। ठीक है, ये वाला सीन होता है। सिमिलरली जब तीनों अनइक्वल होगा, ठीक है, या फिर इसको देखो, तुम्हारी बुक में इस तरीके से दे रखा है, सी देखो ही मत तुम, सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, ये तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा है कि ये भी अनइक्वल ही होता है। ठीक है, और ये अनइक्वल या इक्वल जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अनइक्वल हो गया ना, ये इसकी मेन कंडीशन है। ठीक है, C1 और C2 से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन कंडीशन है। अगर क्यों? क्योंकि देखो दोनों में ये बराबर आ रहा है, तीसरे में अगर ये बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ये देखो, ये तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई तुम्हारी, ये तुम्हारी पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, तीसरी क्या बची? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो जाहिर सी बात है वन सॉल्यूशन आएगा। तुमको एग्जांपल दे चुका हूँ, आ देखो, जब भी दो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन मानते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको सॉल्यूशन मानते हैं, इसीलिए इसका वन सॉल्यूशन है, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या बोलेंगे इसको? अब सॉल्यूशन दे रहा है तो भाई कंसिस्टेंट है। चलो, ये नेचर है तुम्हारी लाइंस का, इस तरीके से तुमको ये याद रखना है। ठीक है, आई होप मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया इनमें जो तुमको समझना है। तुमको मैंने एक एक चीज़ का रीज़न दिया है, और रीज़न देने का मतलब ये होता है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? टाइम पास नहीं करना हमको यहाँ पे। NCERT पढ़ाऊंगा लेकिन RS वाले लेवल की पढ़ाऊंगा, अच्छे से एक वर्ड का मतलब पढ़ो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? बिहेवियर या फिर नेचर ऑफ लाइंस कैसे पता करते हैं? पहले तो ये बताओ, दो लाइंस एक दूसरे के साथ में, अगर दो लाइंस होती है किसी ग्राफ में तो कौन कौन सी कंडीशंस अराइज हो सकती हैं? या तो वो पैरेलल हो सकती है, या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती है, या फिर वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। तीन ही हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कर्व नहीं बन रहा है, लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइंस की तीन कंडीशन हो सकती है, वो कौन कौन सी हैं? कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये अकेले बुरा मान जाएगी। अच्छा, मेरी कर्सिव हैंडराइटिंग कैसी है प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को, है ना? समझ में आती है कि तुमको? गालियाँ पड़ती है मेरे को मेरी हैंडराइटिंग के लिए, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा ना? ये देखो, कोइंसिडेंसी हुआ, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनकंसिस्टेंट। बाकी मैं बोल रहा हूँ तुमको तो उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? बिहेवियर या फिर नेचर ऑफ लाइंस जो होता है वो तीन तरीके का होता है। तीन तरीके का मतलब या तो कोइंसिडेंट, या फिर पैरेलल, या फिर इंटरसेक्टिंग। तुमको नेचर कैसे? नेचर ऑफ लाइंस इज डिटरमाइंड बाय द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट होते हैं इनके रेशियोज निकालते हैं हम, उससे हमको नेचर पता चलता है। ठीक है, अगर रेशियोज के तीनों कोफिशिएंट्स बराबर है, तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज अगर इक्वल है तो उन लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इनके। क्यों? क्योंकि अगर एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन चल रही तो हमने तो इंटरसेक्शन को भाई अपना सॉल्यूशन मान रखा है, लेकिन ये तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनसे, बहुत सॉल्यूशन है इनके पास, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा ना। विराट कोहली कंसिस्टेंट है, इसीलिए तो उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन आफ्टर लार्ज ब्रेकडाउन, उसके बाद में भी 2 साल नहीं चला, गालियां पड़ी, लेकिन वो काम करता रहा, कंसिस्टेंट रहा, इसलिए अब चमक रहा है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाया करो। ऐसे ही जब ये वाला रेशियो बराबर नहीं होगा एक दूसरे के, बी और सी वाला, ये वाला बेसिकली, तो हम इसको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो ऐसे ऐसे दोनों के बीच के डिस्टेंस बराबर होता है। पैरेलल 10th में आके पैरेलल लाइंस नहीं समझा रहा मैं तुमको। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का मैंने तुमको एक निमोनिक बता दिया है, लिख देता हूं मैं। पैरेलल लाइंस का जो है पिंस, क्योंकि इसकी सारी कंडीशन जो है ना भाई वो अलग ही हैं। तो इसकी कंडीशंस अगर तुम इससे याद कर लोगे ना, तुमको ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। देखो, नो सॉल्यूशन सिर्फ पैरेलल में आता है, तो पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, ये तीनों इसी के हैं। ये बाकी दोनों कंसिस्टेंट है, बाकी दोनों सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। कोइंसिडेंट लाइन जो है इनफिनिट दे रही है, ये वन सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है।
इसको याद कर लोगे तो ये भी याद हो जाएगा। तो मैंने रटने वालों के लिए बता दिया सब कुछ, जो रटने वाले हैं, और जो समझने वाले हैं उनको मुझे लगता ही नहीं कुछ समझने की जरूरत है, सब कुछ समझ में आ गया होगा उनको बेसिकली अंदर से अंत तक। ठीक है, तो अगर तुमको दो इक्वेशन दी जाएगी तो क्या तुम ये निकाल पाओगे? क्या रेशियो निकालना आता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जिस तरीके से तुमको याद रखना है याद रख लेना। नाउ आई एम गोइंग टू तबाह करूँगा दिस, आई एम गोइंग टू तबाहिंग दिस गंदी इंग्लिश। इंग्लिश इज अ वेरी बैड लैंग्वेज। ठीक है, चलो बिहेवियर और नेचर ऑफ लाइंस हमने पढ़ लिया है। अब मैं तुमको समझाऊंगा ग्राफिकल मेथड क्या होता है, उसके बाद मैं तुमको अलविदा कहूँगा और फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। बुझे? पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने का, उसके बाद में क्वेश्चंस तक पहुँचने का। मुझे लगता है आधा बोर्ड तो इस डस्टर ने खराब कर रखा। चलो, अब क्या तुमको नेचर ऑफ लाइन समझ में आ गया? क्या बोलो भाई, आगे बढ़ो क्या? चलो अब आगे देखो, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं? लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। देखा मेरे साइन, मस्त है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको मैंने तुमको अभी समझाया था। एक बार फिर मैं तुमको एक इक्वेशन के बेस से एक लाइन का ग्राफ समझाना बना सिखाया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कराया था तुमको, बेसिकली दो इक्वेशंस लेके उनमें बताया था कि वो जो क्वेश्चंस आएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले, तुम कैसे करने वाले हो। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन एनसीईआरटी से, कोई सा भी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलो एग्जाम्पल 1 उठा लेते हैं, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा एक अपना। ठीक है, देख लो एक बार, क्योंकि मैं तुमको वैल्यू डालना, प्लॉटिंग, ये सब सिखा चुका हूँ सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ उनको वापस करवाना उन्हीं सेम चीज़ों को कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, एक बार समझाने का था वो मैंने समझा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देख लो। एग्जाम्पल 1 क्या है देखो, ग्राफिकली चेक करना है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equals to 6 and 2x minus 3y is equals to 12 are consistent or not। ये बताना है consistent है या नहीं है, और दूसरा अगर है तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, सॉल्व देम ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है, तुमको बेसिकली क्वेश्चन का मैंने एक छोटा सा रूप यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं तुमको, जो मैंने पीछे नेचर ऑफ लाइंस बताया था ना, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक ही एक्सरसाइज में होने का रीजन बताता हूँ तुमको। इसका मैं लाइन बना सकता हूँ ग्राफ पे, इसका भी मैं लाइन बना सकता हूँ, दोनों को मैं प्लॉट करके और स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। मेरे को पता चल जाएगा कि वो लाइंस पैरेलल बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग बन रही हैं या कोइंसिडेंट बन रही हैं, तो उनसे मैं इन लाइंस का नेचर पता कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल मेथड लाइंस का नेचर पता करने का। वो जो भी मैं पढ़ाया था तुमको मैंने थोड़ी देर पहले, वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मतलब कोफिशिएंट से तुम बता सकते हो। ठीक है, तो अपन एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसको एक बार कोफिशिएंट से पता कर लेते हैं। अभी भी ज़्यादा पढ़ाया हमने। देखो यहाँ पे A1 क्या हुआ, A2 क्या हुआ, B1 क्या हुआ, B2 क्या हुआ, C1 क्या हुआ और C2 क्या हुआ, वो देखो, दिमाग लगाओ। A1 क्या होगा, x के साथ वाला 1, A2 क्या होगा, x के साथ वाला, B1 क्या होगा 3, B2 क्या होगा -3, C1 क्या होगा, बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक तो YouTube लाइव क्लास स्टार्ट कर दे यार। C1 क्या होगा, देखो इसको 6 भी बोल सकते हैं, 12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 6 या तो मैं इसको देखो प्लस का 6 भी ले सकता हूँ और इसको प्लस का 12 भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ तुमको। मैंने तुमको क्या बताया, या तो इसको 6 और 12 ले लो, या फिर इसको इधर लेके C की जगह ले लो, ये हो जाएगा -6 और -12। दोनों ही कंडीशंस में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पर ध्यान रखना। बताओ क्यों, तुमने C1/C2 का ही तो रेशियो लेना है। ठीक बात है, C1/C2 का रेशियो चाहे मैं -6 और -12 लूँ,
या फिर 6 और 12 लो, मेरा आंसर तो सेम ही आने वाला है, इधर माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 तो आने वाला है, ठीक है। इसीलिए वो 2 मिनट का पॉज भी हो गया था कि इसको इधर बताऊँ। तो तुमको कहीं भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, C1/C2 बेसिकली अपनी मर्जी होती है, बस साइन का ध्यान रखना है। अगर ये दोनों प्लस में है ना इधर, तो तुमको अगर बाहर से लेना है तो दोनों को बाहर से लो, इक्वल टू के राइट साइड से लो। अगर तुमको ये लेफ्ट से लेने हैं तो दोनों को इधर लेके आओ, जब दोनों के जो साइंस आएंगे उनके साथ में लो, ठीक है। गड़बड़ मत करना, ये अगर इधर दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में तुमको ये दे दिया और ये ऐसे दे रखा है, तो तुम इसको C1 ले लोगे इस साइन के साथ में, इसको, ये बेवकूफ़ी मत करना, 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है। समझ गए चीज़ें। अब इसको एक अलजेब्रिक करके बताया था, अलजेब्रिक जो मेथड है उसको यूज़ करके देख लो। अलजेब्रिक मेथड में क्या था, हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 करना था, और उनकी जो वैल्यूज आएंगी, जो रेशियोज आएंगे, उनके नेचर पे हम डिसाइड करेंगे किस टाइप की लाइन्स है, ठीक है। तो A1/A2 देखो क्या हुआ, A1/A2 करना था, B1/B2 करना था, और C1/C2 करना था। A1/A2 क्या हो गया 1/2, B1/B2 क्या हो गया 3/-3, ठीक है। C1/C2 क्या हो गया 6/12। देखो क्या मिल रहा है तुमको, ये बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन मैंने सही उतारा है क्या, देखना भाई। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। हाँ सही है, देख लो इधर देखो, ये कटा, ये कटा, बचा क्या 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/1 माइनस का इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। मतलब कि हमने क्या पढ़ा था कि जब ये दोनों ही अनइक्वल आ जाए ना, तो इस पे जाने की जरूरत ही नहीं। मैंने तुमको लास्ट कंडीशन बताई थी इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाली, कि इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 देन नो नीड टू गो आगे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक आ गया ना, बस काम खलास है, ये खत्म है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यही रीज़न है इसका, ठीक है। तो इस पे आने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब हमको इधर ही पता चल गया, ठीक है। हमको पता चल गया ना कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, बेसिकली हमारी कंडीशन क्या आई, ये आई ना कि भाई हमारी जो बेसिकली कंडीशन है अलजेब्रिक, वो यही तो आई। अबे खुल जाए ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइनें, ठीक है। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो बनी आएगा। अब इसको ग्राफिकली भी करके देखेंगे अपन, ठीक है। और तीसरा इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये तो हो गया तुम्हारा अलजेब्रिक तरीका, ठीक है। अलजेब्रिक तरीका से किसी भी दो लाइंस की हम कैसे नेचर पता कर सकते हैं, वो हो गया तुम्हारा अलजेब्रिक मेथड। अब आ जाओ तुम अपना उस पर क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड पे आ जाओ, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल रेशियो लिया और कुछ नहीं किया। इन रिजल्ट्स को रख लेते हैं अपन, क्या पता काम आ जाए अपने, ठीक है। अच्छा, किसी भी लाइन की अगर मेरे को ग्राफ बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं, बॉक्स में डाल के फिर प्लॉटिंग करते हैं। पहले अपन ले लेते हैं इक्वेशन 1 को। अरे क्या हो गया भाई तेरे को, का होगो कसूगो का। इक्वेशन 1 क्या है, x + 3y = 6। अब जितने हम ये कर रहे हैं उतने प्लीज़ कृपया सब वो देखें कि ये जो इक्वेशंस हैं इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। वेरिएबल की वैल्यू निकालो, चलो x + 3y = 6 में है ना, y वेरिएबल की वैल्यू निकालो, x को छोड़ो तो x की कोई भी निकाल देगा। निकाल ली, झूठे। ये है x + 3y = 6, ठीक है। यहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू मेरी क्या आई, y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को सबको उधर भेजना पड़ेगा, तो 6 - x तो कन्फर्म है, ठीक है। अपॉन में ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा। इस चीज़ से इस चीज़ तक मैं जाने के लिए 4 स्टेप नहीं लेना चाहता, ये 1 स्टेप का काम है, 1 स्टेप में ही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका एक बॉक्स बनेगा, ये बन गया बॉक्स, ये आ गया x और ये आ गया y। इससे कोऑर्डिनेट निकलेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जो भी मैं x की वैल्यू डालूंगा यहाँ पे, वो y की वैल्यू फिर y की वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे x के इशारों पे y नाचेगा, x में हम जो वैल्यू डाल देंगे y की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। सपोज कर लो मैंने x की वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे डाल दी 0, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 में डाली, 6 - 0/3 मतलब 6/3 हो गया। तो अभी क्या 2 नहीं आ गया क्या,
ठीक बात है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ 6 डाल देता हूँ एक्स की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6/3। वैल्यू ऐसी ही डालो, या तो तुम 3 भी डाल सकते थे यहाँ पे, ठीक है 3 भी डाल के दिखा दूँगा, देख लो 6 माइनस 3/3, तो ये 3 बचेगा, 3/3 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऐसी ही डालो जिससे एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन में आंसर मत लिया ना एग्जाम में, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे को सीधा 0 मिल जाए, ठीक है। देखो कितने प्यारे कोऑर्डिनेट्स आए, क्या क्या आया 0,2, एक्स और वाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, और 6,0 आया कि नहीं आया, आया। चलो अब ये अपने पास इस इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स आ गए, प्लॉटिंग हो सकती है इसकी, ओपन करते हैं इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन वगैरह मैं मिटा देता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, याद रहेगा अपने को। अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन पे, ये तो तुम्हारी इक्वेशन 1, अब आ जाओ इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 क्या है, देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। यहाँ से ही मैं चलो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी है, y की वैल्यू फिर माइनस करना पड़ेगा। तुम यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आने वाली है, इसको उधर भेजूंगा तो 12 प्लस 3y होगा नहीं होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया, अब x की वैल्यू निकालनी है तो तुमको ही भेजना पड़ेगा, 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या ये x का वैल्यू आ गया, अब करो ये बॉक्स बनाया, सिंपल सी चीज़ें, बहुत ईजी चीज़ें, ये एक्स वाई लिया, ठीक है। अब y की इशारों पे x नाचेगा, पहले हमने इसके इशारों पे इसको नचा दिया, इसे अब बराबर y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, वैल्यू ऐसी ही पुट करनी है, इसे डिवाइड अच्छे से, जो पूरा डिवाइड हो। y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 12 प्लस 3 × 0/2, तो ये तो 0 हो गया, तो 12 प्लस 0 12 ही होता है, अपॉन 2 कितना आया, 6 आ गया, क्या एक कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से अब अगर मैं y की वैल्यू, देखो अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ ना, समझो इस बात को, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 12 प्लस 3 × 1/2, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15/2। क्या ये डिवाइड हो रहा है पूरा, नहीं हो रहा ना, तो तुमको ऐसी वैल्यू लेनी ही नहीं है, y को स्किप, 1 को स्किप करो, यहाँ पे 2 लो, ठीक है। तो 12 3 2 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया, क्या हो गया 18/2, क्या 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। ये ले लो फिर, ये तुम्हारा y का वैल्यू हमने ले लिया था 2 और x का वैल्यू हमारा आ गया 9, ठीक है। यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट निकल के आए, 6,0 और 9,2। क्या ये दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट आ गए क्या मेरे पास, आ गए। अब देखो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, किसको देखना है देख लो, सीधा ग्राफ बनेगा अब, और ग्राफ से हमको पता चल जाएगा कि इसका क्या केस है। ये लास्ट चीज़ चल रही है आज की, लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बाद में सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर प्लीज़ अगर मेरे बोलने की स्पीड तुमको थोड़ी सी धीरे ज़्यादा तेज़ लगती है तो प्लीज़, वैसे तुम्हारे लिए बढ़िया है, तुम 2x पे करके वीडियोस देखते ही हो, तुम्हारे तो बढ़िया, तुमको देखना नहीं पड़ा 2x पे करके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं थोड़ी सी स्पीड धीरे कर लूँगा, मेरी ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा लेकिन थोड़ी मैं कर लूँगा, ठीक है। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए, सबके ये कोऑर्डिनेट सेम नहीं आएंगे, तुम्हारे को पता ही होगा, मैं तुमको कॉल लेवल से बता देता कि हर बच्चे के कोऑर्डिनेट सेम नहीं आएंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से वैल्यूज पुट करेगा, ठीक है। और वो गधे होंगे जो फ्रैक्शन में वैल्यूज लेके आएंगे, फ्रैक्शन में माइनस में वैल्यूज मत लेके आना, चलो माइनस में फिर भी चल जाएगी, पॉइंट्स में फ्रैक्शन में मत लेके आना, वहाँ पे टाइम खराब करोगे अपना, समझ गए हो। चलो कोऑर्डिनेट्स के अलावा सब कुछ गायब, ग्राफ बनेगा, बड़ा बनेगा। अच्छा ग्राफ बनाने का मैंने तुमको, ओह शिट, ग्राफ बनाने की मैंने तुमको टेक्निक बताई थी, 60 और 9, ठीक है। ग्राफ बनाने की मैंने तुमको टेक्निक बताई थी कि जो नंबर हाईएस्ट होता है ना कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उतने नंबर तक का ग्राफ बनाना होता है चारों दिशाओं में, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स उतार लेते हैं हम पहले ऊपर, क्या कोऑर्डिनेट्स है भाई, 0 2, ये पहले लाइन का है, और 60 ये फर्स्ट लाइन के हैं, और सेकंड लाइन ये क्या है भाई अपना 60 और 9, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मेक ग्राफ। नीचे आते थे हल्का हो गया, क्या मार्कर बनेगा रे तू। चलो सबको पता है ये प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है, बच्चों वाला काम मत नहीं सिखाऊंगा मैं, ये एक्स होता है, ये माइनस का एक्स होता है, ठीक है।
आ जाओ। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 9 है, तो सबको 9 तक टिक दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अरे माइनस, ये हो गया तुम्हारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अरे -9। ठीक, वाह क्या बनाया है। ठीक है, आ जाओ। अब पहला कोऑर्डिनेट तुम्हारे को फर्स्ट लाइन का पुट करना है 0, 2, मतलब अच्छा हाँ ये ओरिजिन होता है फॉर दोज हु डोंट नो। ठीक है, 0, 2 मतलब x पे 0 है, y पे 2 है। x का 0 ये रहा, y का 2 + 2 y का +2 किधर है, ये रहा, मतलब कि x पे 0 y का 2 यही होगा 0, 2। पहला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा x पे 6 है, y पे 0 है। x पे तो 6 पे ले जाओ, और y पे 0 मतलब y 0 का 0 मतलब y प्लस में किधर है, ऊपर, माइनस में किधर है, नीचे, 0 किधर है, इधर। ठीक है, तो ये क्या हुआ 6, 0। दो कोऑर्डिनेट आ गए। ये फर्स्ट लाइन बनाई है हमने। ठीक है, दूसरी लाइन के देखो 6, 0, फिर से 6, 0, ये भी दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट है। ये लो, मिल ही गया, सोल्यूशन ही मिल गया तुमको तो, क्योंकि दूसरी लाइन का एक कोऑर्डिनेट 6, 0 है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से निकल के आ गया आंसर। और 9, 2 मतलब कि x पे 9 और y पे ये कहीं इधर की साइड बनेगा तुमको 9 और ये। अब मेरी जितनी श्रद्धा होगी उतना मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा तुमको। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन क्या थी 0 to 6, 0 चलने दे भाई, 0 to 6, 0 ये पहली लाइन है। स्ट्रेट नहीं बनी है आई नो, बट तुम स्केल से बनाओगे तो बन जाएगी। दूसरी क्या है 0, 2 को मैंने 6, 0 ज्वाइन कर दिया। दूसरी क्या है 6, 0 से 9, 2, 6, 0 यही है और 9, 2 की तरह भाई वो रहा। तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी, दूसरी लाइन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, इधर से क्रॉस करती है। अब ये दो इक्वेशंस की दो लाइंस बन गई। क्या तुमको ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है दोनों का, कि इंटरसेक्ट कर रही है? कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 6, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। काला और लाल मिक्स हो गया, क्या बात है। 6, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने तुम क्या बताया था, जितना इंटरसेक्ट करता है उतना ही सोल्यूशन आता है, मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है या फिर वन सोल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या है 6, 0 मतलब x का वैल्यू तुम्हारा 6 है और y का वैल्यू क्या है तुम्हारा 0। यही चीज़ें तुम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी करोगे। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, और तीसरा क्या होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा वही कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज का मतलब ये मान लो एक तरह से पूरा का पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल हो गया। और ये फर्स्ट एग्जांपल भी करवा दिया मैंने तुमको दोनों तरीकों से। कल से मैं एग्जांपल 2 से स्टार्ट करूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक सब कुछ हमने डिटेल में किया है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। प्लीज मेहनत करो, रिविजन करो, ढंग से पढ़ो इनको। अगर तुमने अभी तक रट रखा था पूरे साल से इसको, तो समझने का मौका अभी है। समझ लोगे एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, बिलीव मी, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एंड प्लीज अपने दोस्तों को बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करवाओ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है यार, एक तो डायग्राम देख के प्यार आ रहा है मेरे को। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय। ध्यान रखो अपना, घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, दोस्तों का ध्यान रखो। लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री एंड लव योर सेल्फ। टेक केयर। जय हिंद।